नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का मॉडल पेपर। क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम से पहले हमें अपना टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी अटैम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि वीडियो को रोककर पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका आंसर देखिए। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस संख्या में जो 5 है उसका स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान कम होता है और जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना स्थानीय मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे 5 है वो सबसे आगे है, तो इसका मतलब सी ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वे सभी संख्याएँ जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ कहलाती हैं सम संख्याएँ। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा सम भिन्न है, यानी कि निम्न में जो भिन्न दी गई हैं इनमें से बताना है कि सम विभिन्न कौन सी है। ये ट्रिकी है थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको लगेगा वो आंसर सही नहीं है। यहाँ पे आंसर हमें लग रहा है बी, लेकिन ऑप्शन हमारा सही होगा ए। क्यों होगा? क्योंकि सम भिन्न का मतलब होता है जिस भिन्न में हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, वो हमारी सम भिन्न कहलाती है। ठीक है, बाकी सब में वो अंश बड़ा है और हर छोटा है, लेकिन होना क्या चाहिए? अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, वो हमारी सम भिन्न होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 3, 6 और 9 का समापवर्त होगा। 3, 6 और 9 का समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है समान धन अपवर्त। तो अपवर्त का मतलब होता है गुणज, हमें पता है। तो ऐसा अपवर्त जो 3 का भी हो, 6 का भी हो और 9 का भी हो, यानी कि 3 के पाड़े में भी आता हो, वो 6 के पाड़े में भी आता हो और 9 के पाड़े में भी आता। तो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि 3 18, 6 18 और 9 दूनी 18, तीनों का गुणा है 18, इसलिए 18 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है कि 15 कितने रुपए का 20% है। तो कितने रुपए का है 15 20%? ऑप्शन है 5, 60, 75 और 100। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि कितने रुपए का 20% है। मान लेते हैं कि x रुपए का 20% है 15। क्या है? x का 20% बराबर 15 रुपये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे x गुणे 20, x गुणे 20% को हटाकर लगाएंगे 100 बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा और क्या होगा? 20 आ जाएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा x बराबर 15 गुणे 100 बटे 20। तो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, 15 का 5 में गुणा होगा 75। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है कि प्रश्न नंबर 6 है -5x प्लस कोष्टक में -4x प्लस कोष्टक में -2y प्लस कोष्टक में -3y को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, क्या करना है? हमें सबसे पहले कोष्टक को खोल देना है। तो कोष्टक को खोलने के बाद क्या हो जाएगा? -5x, -4x, -2y और -3y, इनको हम जोड़ लेंगे क्योंकि सभी माइनस में दिए गए, तो माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ जाएगा। -5x, -4x हो जाएगा -9x, -2x और -3y हो जाएगा -5y। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पिक्टोग्राफ से क्या तात्पर्य है? पिक्टोग्राफ से क्या तात्पर्य है? यह एक ऐसा ग्राफ है जो चित्र या प्रतीक का उपयोग करके संख्यात्मक जानकारी दर्शाता है। यह डेटा सेट को प्रदर्शित करता है। पिक्टोग्राफ के उपयोग से आंकड़ों को पढ़ना व समझना आसान होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो भुजा हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो हमारा हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर। तो हम करेंगे 40 गुणे 40 बराबर 1600 वर्ग सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि हमें दी गई है 88 सेंटीमीटर और त्रिज्या पूछी गई है। तो परिधि बराबर होता है 2πr, तो 2πr बराबर हो गया 88, क्योंकि परिधि कितनी है 88।
इसमें हम पाई की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पे रखा 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर होगा 88। पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 88/2। ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 22/7, ये उल्टा हो जाएगा 7/22। ठीक है, तो r बराबर हमारा आ जाएगा 14। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 तथा लघुत्तम समापवर्त 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमारा सूत्र होता है लासापा गुणे मासापा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे मान। दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा, और पहली संख्या क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली संख्या को उठा के इसकी इस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगी भाग में, तो दूसरी संख्या में पता चल जाएगी। तो लासापा है हमारा 693, मासापा है 11 और संख्या दी गई है 77। तो 693 गुणे 11/77, 11 से काटा 11 से 77, 7 से काटा 7 9 63, 7 9 63। तो हमारा आंसर आ गया 99, अतः दूसरी संख्या बराबर 99। प्रश्न नंबर 11 है कि ₹100 की पुस्तक पर 15% की छूट के बाद पुस्तक का मूल्य बताइए। तो मूल्य कितना होगा? मूल्य बराबर है 100 रुपये। हमें दिया गया है कि पुस्तक का मूल्य है 100 रुपये और छूट अगर 15% दी जाए तो 100 का 15% कितना होगा? तो 100 का 15% बराबर हमें निकलेगा 15। 100 गुणे 15/100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 15। तो 100 का 15% कितना हो गया, 15 हो गया। और 100 रुपये पे 15 की छूट मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, 100 - 15 बराबर 85 रुपये। तथा छूट के बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 85 रुपये होगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, 2 गुणे कोष्टक में बड़ा कोष्टक 29 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 12 - 3 + 5 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक को हल कीजिए। तो इसमें क्या हमारा बोर्ड मास का यूज होगा। ठीक है, बोर्ड मास का यूज हर पेपर में एक सवाल तो मिल ही जाता है बोर्ड मास का। ठीक है, तो बोर्ड मास जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन हर साल आता है इसका। तो है प्रश्न नंबर 12। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक में हमने क्या किया, 12 और 5 जोड़ दिया, 12 5 17 - 3 लिख दिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी जो भी जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया। ठीक है, आगे अगले स्टेप में क्या किया, अब हम छोटा कोष्टक के बाद हमारा नंबर आया मझला कोष्टक का, तो 2 गुणे 29 जैसा लिखा था पूरा वैसे ही लिख दिया, और हम यहाँ पे 17 में से 3 घटाया 14 लिख दिया। फिर क्या किया अगले स्टेप में, मझला कोष्टक 14 और 5 जोड़ दिया 19, 29 - 19। उसके बाद बड़ा कोष्टक किया, 29 में से 19 को घटा दिया, 10 बचा, तो 2 गुणे 10 बराबर 20। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक गांव की जनसंख्या 3500 है, इसमें से 60% लोग नौकरी, 22% लोग खेती करने वाले हैं तथा शेष बेरोजगार हैं। बताइए बेरोजगार की संख्या कितनी है। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि गांव की जनसंख्या है वो 3500 दी गई है, नौकरी करने वाले लोग हैं 60% और खेती करने वाले लोग हैं 22%। तो नौकरी करने वाले और खेती करने वाले बराबर कितने हो जाएंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 82% लोग काम करते हैं। अब बचे कितने लोग, तो 82 में से जो बचे हुए लोग हैं वो हैं बेरोजगार। तो ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी हमारी 100% होती है। ठीक, तो बेरोजगार कितने हो जाएंगे, 100 - 82%। तो हमारा आ जाएगा बेरोजगार बराबर 18% हो गया। तो हमें पता चल गया कि बेरोजगार लोग 18% हैं। तो पूरी जनसंख्या है 3500, तो हमने क्या किया, 3500 का 18% निकाल दिया, तो हमें पता चला गया कि 630 लोग हैं वो बेरोजगार हैं, अतः बेरोजगारों की संख्या है 630। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। सोहन की 4 भैंसें क्रमशः 5, 3, 2.5 तथा 3.5 लीटर दूध देती हैं। इसे पिक्टोग्राफ के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 लीटर दूध बराबर 1 पिक्टोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर बना दिया। तो पहली भैंस हमें देती है 5 लीटर, तो हम क्या करेंगे, 5 की पिक्टोग्राफ बनाएंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1 पिक्टोग्राफ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 पिक्टोग्राफ बना दिए। ठीक है, दूसरी भैंस देती है
3 लीटर, तो हमने क्या किया 3 पिक्टोग्राफ बना दिए। फिर उसमें है तीसरी भैंस देती है, तीसरी भैंस देती है 2.5 लीटर, तो हम क्या करेंगे 2 तो पूरे बनाएंगे और 1 आधा बना दिया, तो ये हो गया 2.5 लीटर। उसके बाद चौथी भैंस है वो देती है 3.5 लीटर, तो 3 पूरे बनाए पिक्टोग्राफ और 1 क्या किया आधा बना दिया, तो ये हो गया हमारा चौथी भैंस का। इसी प्रकार से जो भी दिया जाता है उसके चित्र बनाकर पिक्टोग्राफ में दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। राम और यतेंद्र की आयु का योग 6a + 7b + 3c है। ये 2 लोगों की आयु का योग है, राम और यतेंद्र की। यदि यतेंद्र की आयु 5a - 4b + 6c है तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। पहले दोनों का योग दिया गया और फिर यतेंद्र की आयु दी गई, तो राम और यतेंद्र की आयु कितनी है 6a + 7b + 3c। आगे यतेंद्र की आयु है 5a - 4b + 6c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे घटाने पर हमें क्या होगा, चिन्ह बदल जाते। 5a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4b माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, उसके बाद 6c प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो राम की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी 3c और 6c, तो 6c बड़ा है तो 6c में से 3c कम हो जाएगा तो बचेगा 3c और चिन्ह हो जाएगा माइनस का। फिर 7b और 4b, अब प्लस का हो गया तो 7 और 4 11 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 11b प्लस 6a और 5a, 6 में से 5 कम हो जाएगा तो बचेगा a की, वो भी प्लस का, क्योंकि 6 है वो प्लस का है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा a + 11b - 3c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो राम की आयु हो जाएगी a + 11b - 3c। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। दिए गए चित्र की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति क्या होता है, परिमिति होती है कि आसपास की जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं को जोड़ करके हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिमिति प्राप्त हो जाती है। तो परिमिति के लिए क्या करेंगे, हम सभी भुजाओं का योग कर देते हैं। परिमिति बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं हमें दी गई हैं, a = 6, 3, 4, 2, 3 और 2, इन सभी को हमने क्या किया ऐड कर दिया और हमें प्राप्त हो गया परिमिति 20 सेंटीमीटर। आगे है प्रश्न नंबर 17। 3 डिब्बों में 30 लीटर, 35 लीटर तथा 40 लीटर दूध है। उस डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा जिससे इन सभी डिब्बों के दूध को पूरा मापा जा सके। तो हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा कि वह बड़े से बड़ा डिब्बा जो इन तीनों दूधों को, यानी तीनों डिब्बों के दूधों को माप सके। तो तीनों लीटर हैं जो दिए गए हैं, 30 लीटर, 35 लीटर और 40 लीटर दूध है तीनों डिब्बों में। तो हमें करना पड़ेगा ज्ञात मासा। तो मासा बराबर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। तो तीनों डिब्बों की माप 30, 35 और 40 लीटर है, तो बड़ा से बड़ा डिब्बा जो तीनों डिब्बों को माप सके, अतः मासा बराबर, मासा हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके। 30 का गुणनखंड किया 2 × 6 = 30। उसके बाद 35 का किया, 35 का 5 × 7 = 35। उसके बाद 40 का किया 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 = 40। तो यहाँ पे हमारा 5 है वो कॉमन है, तो वेनेस्ट बराबर 5, अतः मासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अतः 5 लीटर माप का डिब्बा तीनों को पूरा माप सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 18 है। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाओ। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, नीचे रचना भी लिखनी होती है। इसमें ऐसा नहीं केवल बना दिया, इसमें रचना भी लिखनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, फिर इस पर नोक रखकर प्रकार की एक चाप लगाते हैं। चाप लगाने के बाद यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं और फिर एक चाप लगाते हैं उतनी ही दूरी का। तो ये होता है एक चाप वो होता है 60 डिग्री का, दूसरा चाप लगाते हो जाता है 120 डिग्री। हमें चाहिए 90 डिग्री का, तो हम क्या करते हैं दूसरे वाले कोण को आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रकार रखकर ऊपर एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रकार रख के फिर उसको उसी चाप को काट देंगे। तो ये हो जाएगा 60 का आधा 30। यहाँ पे 60 हमने पहले कर लिया था, 30 और मिल गया, तो हमारा हो जाता है 90 डिग्री का। रचना पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम रेखा AB खींचते हैं, फिर बिंदु A से रेखा AB पर एक चाप खींचते हैं जो रेखा AB पर बिंदु C पर काटता है। प्रकार को बिंदु C पर रखकर दूरी AC के बराबर चाप D लगाएंगे, फिर बिंदु D से AC दूरी का चाप E लगाएंगे, बिंदु D से AC दूरी का चाप F लगाएंगे, फिर बिंदु E से AC दूरी का चाप लगाएंगे,
जो पहले चाप को बिंदु F पर काटता है। बिंदु F को A से मिला देंगे, प्राप्त कोण 90 अंश या समकोण होगा। यानी जो जो हमने किया है उसको एक एक पॉइंट के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, बस हो जाएगी कंप्लीट रचना। थैंक यू वेरी मच। मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।